कमालपुर गांव की चंदा अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। चंदा का पति एक मजदूर था और चंदा का एक 5 साल का बेटा भी था। वहीं चंदा दूसरी बार मां बनने वाली थी। वो 4 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अपने परिवार का खर्चा ढंग से पूरा न होने की वजह से चंदा एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करती थी। आ गई चंदा बिटिया, जल्दी से लाइब्रेरी साफ कर दे, वरना वो खड़ूस रमेश आएगा तो बिना बात सुनाएगा तुझे। हाँ काका, मैं अभी साफ सफाई कर देती हूँ। चंदा साफ सफाई में लग जाती है। वो फैले हुए किताब को उसकी जगह पर रख कर धूल वगैरह साफ कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ बच्चे पढ़ने भी आ जाते हैं और हर दिन की तरह वहाँ एक हाई स्कूल का अध्यापक रमेश भी आता है। अरे सर, क्या कर रहे हो? यहाँ पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। चंदा, चंदा, कहाँ है तू? यहाँ पानी गिर गया है, आकर साफ कर। जोर से चिल्लाकर रमेश चंदा को आवाज लगाता है और चंदा भी चुपचाप जाकर उस पानी को साफ कर देती है। कुछ देर बाद वो रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद दीनानाथ चंदा से कहता है, ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तू इसे इसका खुद का काम मना कर दिया कर। तू यहाँ लाइब्रेरी में काम करती है और लाइब्रेरी की तरफ से तुझे पैसे दिए जाते हैं, ना कि ये टीचर तुझे तेरी तनख्वाह देता है। कोई बात नहीं काका, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। मुझे भी इसका स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अब चंदा घर आकर खाना पीना बनाती है। तभी काम से चंदा का पति मोहन भी आ जाता है। क्या हुआ, आज इतनी उदास में हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर के पास लेकर चलूं? और तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ देती? 2 रोटी कम खाएंगे, कम से कम तुम्हें तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जिस तरह आप हमारे लिए कर रहे हैं उस तरह मैं भी अपने परिवार के लिए तो कर रही हूँ। मुझे जिस दिन तकलीफ लगेगी मैं उस दिन काम छोड़ दूंगी। आप इस तरह चिंता मत कीजिए। चंदा अब अपने पति और बच्चों को खाना पीना खिलाकर सुला देती है। अब हर दिन चंदा काम पर जाती, काम करती और देर शाम घर आकर घर का काम करके अपने बच्चे और पति सबको खाना पीना बनाकर खिलाया भी करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से चंदा टीचर रमेश से परेशान थी। वो बिना बात चाय पानी गिराकर चंदा का काम बढ़ा दिया करता। एक रोज रमेश जानबूझकर चाय गिरा देता है और ये चंदा देख लेती है। अगर अगली बार ये चाय दोबारा गिराया तो सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। क्या बोली? मुझसे जुबान लगाती है? यहाँ नौकर का काम करती है तो जुबान भी कम चलाया कर। और हाँ, मेरे ये जूते भी साफ कर, इस पर भी चाय गिर गई है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक शिक्षक होकर उस गर्भवती औरत से अपना जूता साफ करवाते हुए अपना काम खुद नहीं कर सकते? काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। और दीदी, आप जाइए यहाँ से। इन्हें अगर पानी भी चाहिए होगा तो ये खुद ले लिया करेंगे। काका, आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं, और बच्चा अभी तो तू बहुत छोटा है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वही अच्छा होगा। चंदा को रमेश का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो रोती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन मजबूरन चंदा जैसे तैसे काम पर आती है। तभी कुछ देर बाद टीचर रमेश भी वहाँ आ जाता है और जब रमेश चंदा को काम करता हुआ देखता है तो एक गिलास पानी ले जाकर रास्ते में गिरा देता है जहाँ से चंदा आने वाली थी। और कुछ देर बाद जब चंदा वहाँ आती है तो उस पानी पर चंदा का पैर फिसलता है और वो गिर पड़ती है। कोई तो बचाओ! चंदा गर्भवती थी और गिरने के कारण उसे काफी चोट आ जाती है, जिस कारण उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रमेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चंदा के गिरने के बाद भी उसे उठाने तक की कोशिश नहीं करता। ये सब कैसे हो गया? मैं मना करता रहा कि तेरे लिए ये काम सही रही। मैं तो कमा ही रहा हूँ, उसमें रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन नहीं, ये अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी। मेरी आंखों के सामने ही चंदा ने दम तोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा तो परिवार उजड़ गया। मेरा बच्चा अनाथ हो गया। अब मैं किसके सहारे रहूंगा? मोहन अपनी पत्नी को खोने के बाद बहुत रोता भी लगता है, लेकिन चंदा अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन रमेश को इस बात का तनिक भी पछतावा नहीं था। चंदा के जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही लाइब्रेरी में एक आदमी काम करने आता है। उससे भी रमेश बहुत गलत तरीके से पेश आता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था।
चंदा की मौत को करीब 10 महीने बीत चुके थे। चंदा की मौत का अगर किसी को गम था तो वो चंदा के परिवार को, जिसने अपने परिवार का एक अनमोल सदस्य खो दिया था। एक रोज देर रात जब रमेश लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने वाले रैक से किताब गिरने लगती है। रमेश अब जब उठकर वहां पहुंचता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं है और बिरजू तो शाम में ही घर चला गया था। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ रमेश ही किताब लेकर बैठा हुआ था। कौन है? मैं कहता हूँ सामने आओ। कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? रमेश के इतना कहने के बाद अब अचानक से रोने की आवाज आने लगती है और रमेश पूरी तरह अब डर जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। रमेश डरा हुआ था। अब वो घर आ जाता है और आराम करता है। अगले दिन वो लाइब्रेरी नहीं जाता, लेकिन 2 दिन बाद जब वो लाइब्रेरी जाता है तो उसे वही आवाज फिर से सुनाई देती है। लेकिन वो आसपास वाले लोगों से जब इस बारे में पूछता है तो हर कोई यही कहता है कि उन्हें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब रमेश लाइब्रेरी जाना छोड़ देता है। पिताजी, मेरे 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, मुझे लाइब्रेरी जाना होगा। क्या मुझे लाइब्रेरी जाने की अनुमति है? हाँ ठीक है, तुम लाइब्रेरी जा सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं समय पर लाइब्रेरी जाऊंगा और समय पर ही लौट आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। सुमित अब लगातार लाइब्रेरी जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक रोज सुमित को पढ़ाई करते हुए समय का अंदाजा ही नहीं लगता और रात के करीब 10 बज जाते हैं। तभी अचानक से किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? मुझे डर लग रहा है, बताओ कौन है? दीनानाथ काका। तभी वो आवाज हंसने में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से सुमित को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब सुमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं नजर आता, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला था क्योंकि दीनानाथ अपने घर खाना खाने गया था और लाइब्रेरी में सिर्फ सुमित था। डरो नहीं, आज तुम्हारा डर मैं खत्म कर दूंगी। तभी वो चुड़ैल सामने आ जाती है और सुमित उस चुड़ैल से डरकर गिर जाता है और कांपने लगता है। पता है तुम्हें, अगर तुम्हारे पिताजी ने उस दिन पानी नहीं गिराया होता तो आज मैं भी जिंदा होती और मेरे कोख में पल रहा ये बच्चा भी इस दुनिया को देख पाता। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती बस ये थी ना कि मैं गरीब औरत हूँ। क्या मेरे पापा ने तुम्हारी जान ली? मुझे जाने दो, मैं पापा से बात करूंगा और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। हमारी दुनिया में हम खुद का न्याय खुद ही करते हैं और आज न्याय तुम्हारे साथ होगा। अरे नहीं, अन्याय। तभी चुड़ैल सुमित का गला पकड़ लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। सुमित के मरने की खबर जब रमेश को लगती है तो वो पागल सा हो जाता है। अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद सुमित को एहसास हो रहा था कि कभी उसने चंदा की जान ली थी। उसका परिवार उसके बिना कैसे जी रहा है, ये सोचकर सुमित रोने लगता है। दीनानाथ, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। कुछ समय पहले मैंने चंदा की जान ली थी, आज मेरे बेटे की जान उस चुड़ैल ने ले ली। मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुमने मजाक मजाक में एक बेकसूर की जान ले ली और तुम्हें एहसास भी नहीं था कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। मुझे भगवान ने भी सजा दी है। मेरे बेटे को मुझसे दूर करके मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अपने आप को संभालिए, यही नियति का नियम है। आज जो किया है कल उसे भुगतना है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। समय बहुत बलवान है, वो किसी को नहीं बख्शता। दूसरी तरफ चंदा को भी मुक्ति मिल जाती है। चंदा की आत्मा भी रमेश को सजा दिलाने के लिए ही भटक रही थी, जो अब मुक्ति पा चुकी थी। जिस तरह मोहन का परिवार बर्बाद हो गया था, उसी तरह रमेश ने खुद के हाथों अपना परिवार बर्बाद कर लिया। अपने बेटे को खोने के बाद रमेश अपना सुध बुध खो